नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई जानवर सिर्फ जीता कैसे है, ये नहीं, बल्कि उसका पूरा का पूरा समूह कैसे फलता फूलता है और सरवाइव करता है? आज हम जनसंख्या पारिस्थितिकी यानी पॉपुलेशन इकोलॉजी की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। मतलब समूहों में जीवन का अध्ययन और वो नियम जो इसे चलाते हैं। चलिए, एक बड़े ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं जिसके दो बिल्कुल अलग जवाब हैं। अगर हम पूछें एक पक्षी कैसे गाता है, तो इसका जवाब उसकी शारीरिक बनावट में मिलेगा, उसका वॉइस बॉक्स, उसकी हड्डियों का कंपन। लेकिन अगर हम पूछें एक पक्षी क्यों गाता है, तो ये सवाल कहीं ज्यादा गहरा और मजेदार हो जाता है। और यही क्यों वाला सवाल है जो इकोलॉजी के दिल में है। इकोलॉजी हमें बड़ी तस्वीर दिखाती है। वो हमें समझाती है कि पक्षी का गाना सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि जिंदा रहने का एक बहुत जरूरी जरिया है, अपने साथी से बात करने का एक तरीका। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि जनसंख्या क्या है, फिर देखेंगे कि ये कैसे बढ़ती और घटती है, और आखिर में हम उन पेचीदा तरीकों को जानेंगे जिनसे अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, जनसंख्या असल में है क्या। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये वो स्टेज है जहां इकोलॉजी और इवोल्यूशन दोनों का खेल चलता है। तो एक जनसंख्या को क्या चीज परिभाषित करती है? ये एक ही प्रजाति के जीवों का समूह है। जरा सोचिए, एक तालाब में सारे जलकाग, एक खलिहान में सारे चूहे, या एक लैब की डिश में बैक्टीरिया। ये सभी पॉपुलेशन हैं। ये एक ही जगह पर रहते हैं और एक ही तरह के रिसोर्सेज के लिए होड़ करते हैं। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। देखिए, पर्यावरण में बदलाव का असर तो एक एक जीव पर पड़ता है, लेकिन जो नेचुरल सिलेक्शन है वो असल में पूरी जनसंख्या के स्तर पर काम करता है। मतलब जो विकास होता है वो किसी एक जीव का नहीं, बल्कि पूरे समूह का होता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इन समूहों की सेहत को नापते कैसे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर हमारे वाइटल साइंस चेक करते हैं, इकोलॉजिस्ट के पास भी किसी जनसंख्या की हालत को समझने के लिए कुछ खास पैमाने होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है। देखिए, एक अकेले व्यक्ति की विशेषताएं और एक पूरी जनसंख्या की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। एक व्यक्ति या तो जन्म लेता है या मर जाता है, लेकिन एक जनसंख्या की जन्म दर और मृत्यु दर होती है, जिसे प्रति व्यक्ति मापा जाता है। मान लीजिए 20 कमल के पौधों वाले तालाब में एक साल में 8 नए पौधे आ गए, तो जन्म दर क्या हुई? 0.4 प्रति कमल प्रति वर्ष। इसी तरह एक व्यक्ति का लिंग होता है, लेकिन जनसंख्या का लिंग अनुपात होता है। जनसंख्या की उम्र की बनावट को समझने का एक और मजेदार तरीका है एज पिरामिड। यह बिल्कुल सिंपल है। अगर पिरामिड का बेस चौड़ा है, मतलब युवा लोग ज्यादा हैं और जनसंख्या बढ़ रही है। अगर यह एक जैसा है तो जनसंख्या स्थिर है, और अगर बेस पतला है तो समझ लीजिए कि जनसंख्या घट रही है। अब बात करते हैं एक्शन की, जनसंख्या वृद्धि की डायनामिक्स की। क्योंकि देखिए, कोई भी जनसंख्या हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये लगातार बदलती रहती है, कभी बढ़ती है तो कभी घटती है। किसी भी जनसंख्या की डेंसिटी को 4 चीजें बदलती हैं। इसको ना एक बाथटब की तरह सोचिए। जन्म और आप्रवासन, यानी जो जीव बाहर से आ रहे हैं, ये बाथटब में पानी भरने जैसा है। इससे डेंसिटी बढ़ती है। और दूसरी तरफ मृत्यु और उत्प्रवासन, यानी जो जीव बाहर जा रहे हैं, वो पानी निकालने जैसा है। इन्हीं चारों का बैलेंस आखिर में जनसंख्या का आकार तय करता है। जनसंख्या बढ़ती कैसे है, इसको समझने के लिए दो मेन मॉडल्स हैं। पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो तब होती है जब खाना और जगह जैसी चीजें अनलिमिटेड हों। ये एक जे शेप का कर्व बनाता है, लेकिन असली दुनिया में ऐसा होता नहीं। इसलिए दूसरा, ज्यादा असली मॉडल है लॉजिस्टिक ग्रोथ। यहां संसाधन सीमित होते हैं, जिससे ग्रोथ धीमी पड़ जाती है और एक एस शेप का कर्व बनता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पावर को समझने के लिए एक बड़ी मशहूर कहानी है। एक राजा ने अपने मंत्री से शतरंज का खेल खेला। शर्त यह थी कि अगर मंत्री जीता तो उसे पहले खाने पर गेहूं का 1 दाना, दूसरे पर 2, तीसरे पर 4, ऐसे हर खाने पर डबल करके दिया जाएगा। राजा को लगा ये तो बच्चों वाली बात है, लेकिन जब वो हार गया और गेहूं के दाने रखने शुरू किए तो बोर्ड के आधे तक पहुंचते पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। पूरे राज्य का गेहूं भी कम पड़ गया। यही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की चौंकाने वाली ताकत। तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमने लिमिट की बात की थी, उसी को कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी या के। ये वो अधिकतम जनसंख्या का आकार है जिसे कोई भी पर्यावरण लंबे समय तक सहारा दे सकता है। जब कोई जनसंख्या इस लिमिट तक पहुंचती है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है।
अब तक हमने एक जनसंख्या की बात की, लेकिन सच्चाई ये है कि नेचर में कोई भी प्रजाति अकेले नहीं रहती। पौधे, जानवर सब एक दूसरे से लगातार बातचीत करते हैं और इसी नेटवर्क को हम एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहते हैं। इन इंटरैक्शंस को समझने का एक सिंपल सा कोड है, प्लस, माइनस और जीरो। प्लस का मतलब फायदा, माइनस का मतलब नुकसान और जीरो का मतलब कोई असर नहीं। जब दोनों को फायदा हो तो वो म्यूचुअलिज्म है, जब दोनों को नुकसान हो तो वो कंपटीशन है, और जब एक को फायदा और दूसरे को नुकसान हो तो वो प्रेडेटर प्रे वाला रिश्ता है। परभक्षण यानी शिकार का रोल समझने के लिए ऑस्ट्रेलिया का ये किस्सा कमाल का है। जब ऑस्ट्रेलिया में नागफनी कैक्टस लाया गया तो वहां इसको खाने वाला कोई था ही नहीं। और फिर क्या हुआ? ये इतना फैला कि लाखों हेक्टेयर जमीन पर इसने कब्जा कर लिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला? बायोलॉजिकल कंट्रोल। मतलब उस कैक्टस का एक नेचुरल शिकारी, एक कीड़ा वहां लाया गया और बस उस कीड़े ने कैक्टस की जनसंख्या को कंट्रोल में कर लिया। यह दिखाता है कि इकोसिस्टम में बैलेंस के लिए शिकारी कितने जरूरी हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, कंपटीशन। यानी क्या होता है जब दो प्रजातियां एक ही सीमित संसाधन के लिए आपस में लड़ती हैं। इसके बारे में गॉस का एक बड़ा सीधा सा नियम है। वो कहते हैं कि अगर दो प्रजातियां एक ही सीमित संसाधन के लिए होड़ कर रही हैं तो वो हमेशा साथ नहीं रह सकती। जो ज्यादा मजबूत प्रतियोगी होगा वो दूसरे को आखिरकार बाहर कर देगा। सिंपल, एक जीतेगा, एक हारेगा। लेकिन नेचर इतना सिंपल भी नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है वॉबलर पक्षी। 5 अलग अलग प्रजातियां एक ही पेड़ पर आराम से रहती हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने संसाधन विभाजन कर लिया है। कोई पेड़ के ऊपर खाता है, कोई बीच में, कोई नीचे। उन्होंने लड़ने से बेहतर मिल बांट कर रहना सीख लिया है। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने जाना कि इकोलॉजी क्यों का जवाब देती है। जनसंख्याओं की अपनी दरें और संरचनाएं होती हैं, ग्रोथ की अपनी लिमिट्स होती हैं, और प्रजातियों के बीच बातचीत और कंपटीशन ही जिंदगी का ये जटिल ताना बाना बुनती हैं। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ हम सबको सोचना चाहिए। अगर कंपटीशन और सीमित संसाधनों के नियम हर प्राकृतिक जनसंख्या पर लागू होते हैं तो इसका हमारी अपनी यानी मानव जनसंख्या के भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।